झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार। मैं एम ए हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर आईएएस एस्पिरेंट आपके समक्ष इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण, जटिल और ज्वलंत मुद्दों को सरलता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपके साथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी वित्तीय संस्थाओं के बारे में उल्लेख किया। ये दोनों संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, यूरोप तथा अन्य देशों में युद्ध के ध्वंस के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए बनाई गई संस्थाएं थी। परंतु इन संस्थाओं के निर्माण के साथ ही समस्त विश्व के समक्ष कोल्ड वॉर जैसी संकट भी उभर करके सामने आई, जिसमें पूरा विश्व फिर से एक बार विश्व युद्ध की कगार पर आगे बढ़ रहा था। ऐसे स्थिति में क्या वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एशिया और प्रशांत महासागर के कुछ छोटे छोटे देशों की आर्थिक सहायता करने में किस प्रकार सक्षम होते, इस पर लगातार विचार विमर्श चल रहे थे। 1957 में एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से स्थापित करने तथा विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जापान के वित्त मंत्री हिसातो इची माडा ने एक सुझाव दिया, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि क्यों ना एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र के लिए एक अलग से बैंक का निर्माण किया जाए जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से अलग हो। परंतु इसका विरोध अमेरिका ने किया और इस वजह से इस प्रकार के विचार आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। 1961-62 जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे था और कोसोवो संकट के समक्ष ऐसा लगने लगा कि जल्द ही तृतीय विश्व युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाएगी, तो फिर इसके बाद एशिया के देशों में इस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की लगातार विचार विमर्श हो रहे थे। 1963 में जापान के अर्थशास्त्री कोरो ओहाविए ने यह सलाह दिया कि वर्ल्ड बैंक की संभावनाओं पर विचार किया जाए और एक अलग संस्था का निर्माण किया जाए। 1966 24 नवंबर को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 21 देशों के साथ की गई और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में रखा गया। वर्तमान समय में इसमें 68 देशों का यह समूह है जो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में विस्तृत है। इस बैंक में मुख्य साझेदार या मुख्य हिस्सेदारी हमेशा जापान की सबसे अधिक होती है और इसके बाद यूएसए, चीन, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया। चूंकि हिस्सेदारी और शेयर सबसे अधिक जापान की रहती है, अतः इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष हमेशा जापान के होते हैं। वर्तमान समय में मात्सुयोशी आसकावा इसके प्रेसिडेंट हैं जो 2020 में चुने गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का निर्माण किया गया, जिसमें समस्त देशों के एक सदस्य होते हैं। अतः वर्तमान समय में इसमें कुल 68 सदस्य हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस अपने में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करता है जो 12 सदस्यीय होती है और ये सारे लोग मिलकर के एशियन डेवलपमेंट के निर्णय तथा कार्यों को संपन्न करती है। एशियन डेवलपमेंट अपने कार्यों का प्रारंभ 1970 के दशक से प्रारंभ करती है और इसका मूल उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास किया जाए। इसके अंतर्गत
एशिया और प्रशांत महासागर के जो देश हैं उनको ऋण, अनुदान तथा सूचनाओं के साथ एक अच्छे सुझाव भी दिए जाए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भारत प्रारंभ से सदस्य है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट ने भारत को 1986 में अपना पहला ऋण दिया और विकास के कार्यों को गति प्रदान करने की प्रयास की। समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार एशियन डेवलपमेंट अलग अलग क्षेत्रों में अपने ऋण प्रदान करते हैं और इससे वर्तमान परिस्थितियों को संभालने या उसका निदान करने का प्रयास किया जाता है। जैसे 1990 के दशक में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह निर्णय किया कि वह एनजीओ और निजी संस्थाओं को भी ऋण प्रदान करेगी और ऐसी संस्थाएं स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्र में अपने योगदान देंगे। 2010 तक आते आते जब पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तो ऐसे समय एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि विश्व के 2/3 गरीबों के लिए वह आवास उपलब्ध कराएंगे, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि आवास के साथ साथ लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सके। 2019 में जब कोविड जैसी समस्याएं समस्त विश्व के समक्ष उभर करके सामने आई, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने ऋण देने की जो क्षमता है उस क्षमता में उसने 50% का वृद्धि कर दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक किसी भी देश को 2 कैटेगरी में बांट करके उसे ऋण देने का सिद्धांत का पालन करती है। इसे हम OCR एंड ADR कहते हैं। OCR, जिसे हम ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स कहते हैं, ये मूल रूप से गरीब या विकसित देशों को दी जाने वाली ऋण होती है, जबकि ADR के अंतर्गत जो एशियन डेवलपमेंट फंड होते हैं उसके माध्यम से गरीब या अत्यंत गरीब देशों को ऋण, सहायता और अनुदान उपलब्ध किए जाते हैं। किसी भी देश को ऋण, सहायता किस प्रकार से उपलब्ध किया जाए, तो इसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जिसे हम इक्विटी कहते हैं और दूसरा जिसे हम लोन कहते हैं। यानी हर देश की अपनी एक साझेदारी होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, उसके आधार पर वो इक्विटी प्राप्त करता है और इसके विपरीत किसी भी देश को आवश्यकता के अनुसार उसे लोन दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर बहुत कम होती है। अधिकतर देश इक्विटी एंड लोन रेशियो के आधार पर ही ऋण प्राप्त करते हैं। अगर हम समस्त ऋण को देखें तो इसमें लगभग इक्विटी 30% के आसपास ऋण का हिस्सेदारी होती है, जबकि 60 से 70% जो है उसे लोन प्राप्त होता है। भारत में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए ऋण देती आ रही है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बहुत सारे राज्यों में ग्रामीण रोड के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण दे रही है। इसी तरह से एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में ऋण भारत को प्राप्त है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियों में से एक चुनौती यह है कि इसके पास फंड की कमी होती है। इस संदर्भ में कई समितियां ने यह सुझाव दिया कि भारत और चीन जैसे विशाल देश, जहां पर कि विदेशी मुद्रा का भंडारण अत्यधिक है और ऐसे विदेशी मुद्रा लंबे समय तक अनयूज्ड होते हैं, तो क्यों नहीं भारत,
चीन या जापान मिल करके अपने विदेशी मुद्रा को इस फंड में लगाए और इसका संचालन हो। उदाहरण स्वरूप चाइना के पास वर्तमान समय में $3 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा है। भारत में भी लगभग $600 बिलियन का विदेशी मुद्रा है। तो अगर इस प्रकार के मुद्रा का उपयोग किया जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास फंड की कमी को दूर किया जा सकता है और जो क्षेत्रीय स्तर पर विकास की जो असमानता है उस असमानता को निपटाया जा सकता है। परंतु आपसी मतभेद और क्षेत्रीय राजनीति के कारण कई बार ऐसे सुझाव को लागू करना मुश्किल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया और पैसिफिक रीजन के देशों को अपने विकासशील स्थिति से उभारते हुए उसे एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसका परिणाम आने वाले समय में अवश्य ही दिखेगा। धन्यवाद। जय हिंद।